हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले हम लोगों ने GWSSB के 5 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 226 टू 250। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। A strip footing on an saturated clay possesses a bearing capacity of 200 kilonewton per meter square. So saturated clay given है, bearing capacity given है. What will be the bearing capacity of a circular footing if the dia is equal to the width? इसमें क्या बोला है, सिंपल कि bearing capacity स्ट्रिप फुटिंग के लिए गिवन है. तो ट्रेजाकी इक्वेशन हम जानते हैं कि सिंपल और क्ले में है. दूसरा कोहेसिव सॉइल है और ट्रेजाकी इक्वेशन क्या कहता है, सिंपली कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस हाफ B gamma into N gamma. So this is the overall equation to find the bearing capacity of the soil. Now for the case of clay, and this is for strip footing, this is for strip footing. ट्रेजाकी ने इसको प्रपोज किया था सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप फुटिंग के लिए. सो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन. नाउ सैचुरेटेड क्ले में क्या होगा, बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे. तो क्यू यू इज इक्वल टू बचता है कितना, सिर्फ CNC बचता है. ठीक. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कोहेसिव सॉइल, दिस इज फॉर कोहेजनलेस एंड ऑल ओवर द सॉइल. सो कोहेसिव सॉइल के लिए CNC रहता है, स्ट्रिप फुटिंग के लिए. अगर हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, इस इक्वेशन को सर्कुलर के लिए, तो सर्कुलर के लिए अलग रहता है और स्क्वायर के लिए अलग रहता है. उसमें क्या होता है, 1.3 फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है. दैट मीन्स 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस यहाँ पे 0.5 की जगह 0.4 आ जाता है. 1/2 0.5 होता है स्ट्रिप फुटिंग नॉर्मल के लिए. 0.4 इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा. राइट. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्क्वायर फुटिंग. और बाकी सब कुछ सेम रख के अगर हम यहाँ पे 0.3 लगा देते हैं तो ये हो जाता है सर्कुलर के लिए. तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन में स्ट्रिप फुटिंग को कैसे मॉडिफाई किया गया था, सिर्फ और सिर्फ CNC को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, 1.3 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है. दैट मीन्स दिस फैक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड दिस फैक्टर हैज डिक्रीज्ड इन केस ऑफ स्क्वायर फुटिंग ऑल्सो, इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग ऑल्सो. सो ये फैक्टर तो 1.3 दोनों के लिए सेम है, बट ये फैक्टर 0.5 की जगह 0.4 स्क्वायर फुटिंग के लिए और सर्कल के लिए 0.3. ठीक है. तो ये भी इक्वेशन आप याद रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इक्वेशन से, या फिर पूछ लेगा स्क्वायर और सर्कुलर में क्या रेशियो होता है. तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ इसी फैक्टर का चेंज हो रहा है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ठीक है. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. सैचुरेटेड के लिए की कैपेसिटी गिवन है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर स्ट्रिप फुटिंग के लिए. तो CNC की वैल्यू हमें गिवन है 200. नाउ सर्कुलर के लिए तो 1.3 इंटू CNC. तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.3. दिस वैल्यू विल बिकम 260. तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी 260. तो यहाँ पे 260 का ऑप्शन नहीं पूछा है, बट बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 200 नहीं होगा, लेस देन 200 भी नहीं होगा, इट विल बी ग्रेटर. तो कितना होगा मैंने वो भी बता दिया आपको, ये होगा 260. तो 1.3 टाइम्स. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. A gravity retaining wall of top width 1 meter, base width 3 meter and total height 190 मीटर. ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है, क्योंकि 190 मीटर की रिटेनिंग वॉल नहीं हो सकती. दिस इज अ वेरी बिग हाइट. 10 होना चाहिए यहाँ पे, या 19 भी हो सकता है. तो मैं आपको कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करके ये क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट की वैल्यू गलत है. बाकी सब वैल्यू तो चलो ठीक है. यहाँ पे भी अगेन सॉइल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दे रखा है कि बैकफिल जो है वो इतना ये है. सॉइल की जगह यहाँ पे वॉल होना चाहिए था, कि वॉल की यूनिट वेट 22 है. तो ये दो जगह पे मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा. चलिए देखते हैं अगर ये क्वेश्चन में सब कुछ ठीक होता तो कैसे करना है. ठीक है. चलिए अगर ये क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक होता तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. कह रहे कि कोई रिटेनिंग वॉल है जिसकी टॉप की विड्थ है 1 मीटर, बॉटम की विड्थ है 3 मीटर
टोटल हाइट 10 मीटर मान लेते हैं। रिटेनिंग ड्राई कोहेजन लेस सॉइल, इसके इस तरफ जो सॉइल है वो ड्राई है और कैसा है, सैंड है, कोहेजन लेस बोल रहा है तो सैंड हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, जिसका यूनिट वेट 20 है, दैट मीन्स गामा 20 गिवन है बैकफिल का। एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस फाई की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, फाई 30 डिग्री। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, जबकि सॉइल की जगह यहाँ पे वॉल होना चाहिए कि जो वॉल मटेरियल का मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी है वो यहाँ पे है, और 1030 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखेंगे हम इनका कैसे यूज करेंगे और कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं अगर ये क्वेश्चन सही होता तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला और फिर हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं एज्यूम्ड वैल्यू से। ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर इससे मिलता जुलता आए तब एग्जाम में सॉल्व कर सके। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, स्लाइडिंग के लिए पूछा है तो स्लाइडिंग के लिए हमें एक तो ग्रेविटी लोड चाहिए, डाउनवर्ड लोड चाहिए, और एक चाहिए हॉरिजॉन्टल लोड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और वर्टिकल लोड उसको रेसिस्ट करेगा। तो हमें क्या देखना है कि वर्टिकल लोड कितना है और हॉरिजॉन्टल लोड कितना है। वर्टिकल लोड किसके द्वारा लगेगा, वेट के द्वारा, जो रिटेनिंग वॉल का वेट है उसके द्वारा वर्टिकल लोड लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सॉइल के थ्रू जो सॉइल इस तरफ जिस तरफ भी बैकफिल है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, लेटरल फोर्स। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्टिव के लिए और पैसिव के लिए हम दोनों निकाल देंगे। चलिए देखते हैं वेट कैसे निकालेंगे। तो इट्स अ वेरी इजी, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, और यूनिट वेट के लिए निकाल रहे हैं 1 इंटू 3 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हाइट 10 मीटर है, ठीक है, इंटू द मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर इससे फाइंड करते हैं तो ये मान लेते हैं कि 440 आया। ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल एज्यूम करके वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, पर 440 पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया वेट, ये वर्टिकल लोड की वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेम, हाफ इंटू के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, जो हमने अर्थ प्रेशर में पढ़ा है। एच की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो हाफ इंटू के क्या होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, तो फाइव की वैल्यू यहाँ पर 30 है तो 1 माइनस साइन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30, ये वैल्यू देगा 1/3। ये तो कॉमन है, ये याद हो जाता है। गामा कितना है 20, तो यहाँ पे 20, एच अगर हमने 10 माना है इसको तो 10 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1000 डिवाइड बाई 3। तो इसको आप विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों वैल्यू आ गया। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। अब फाइनली हम इसे फार्मूले में पुट करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स कितना टाइम्स स्टेबल है हॉरिजॉन्टल फोर्स के मुकाबले वर्टिकल फोर्स, जो इसको स्टेबिलिटी देगा इन स्लाइडिंग। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, म्यू टाइम्स वर्टिकल लोड डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक, मतलब ये म्यू क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सॉइल और रिटेनिंग वॉल के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें भी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो 10 लेमडा से फाइंड करते हैं। तो लेमडा इज नथिंग बट इंक्लिनेशन। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे वैल्यू गिवन है 0.5 गिवन है। ठीक है, तो ये 0.5 की वैल्यू यहाँ पे म्यू की जगह यूज कर लेनी। तो 0.5 इंटू वर्टिकल लोड, तो वर्टिकल लोड का मतलब वेट 440 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लोड, तो हॉरिजॉन्टल लोड कितना था वो हम यहाँ पे डाल देंगे 1000 डिवाइड बाय 3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर रिटेनिंग वॉल और ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी लेस देन 1.55। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.55 से कम नहीं आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट इज 1.5। तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 से 2 या 3 4 के आसपास मिलेगा। तो 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग में कितनी होनी चाहिए, बल्कि दोनों ही में, स्लाइडिंग में भी और ओवर टर्निंग में भी मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है 1.55 आरसीसी के केस में। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि इसके क्वेश्चन में डेटा पॉइंट्स गलत है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 190 मीटर का तो कोई हो ही नहीं सकता, दिस इज अ वेरी ह्यूज, सो इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, मैंने समझा दिया किस तरह से आपको सॉल्व करना है इन केस अगर सब कुछ ठीक होता तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, द सेफ बियरिंग प्रेशर, प्रेशर और कैपेसिटी दोनों सिनोनिम्स होते हैं। सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोले या सेफ बियरिंग प्रेशर बोले, दोनों एक ही बात है। प्रेशर बोलते हैं जो प्रेशर सॉइल लगा रहा होता है फुटिंग पे, कैपेसिटी बोलते हैं जितना वो सस्टेन कर सकता है।
तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हम उसको बोलते हैं कि कितना अपोज कर रहा है, रिएक्शन होगा एक तरह से। और कैपेसिटी मीन्स कि वो कितना क्षमता, वो कितना मैक्सिमम तक बियर कर सकता है। तो चलिए, सेफ बियरिंग प्रेशर फॉर अ राफ्ट फाउंडेशन ऑन अ सैंड इज फाउंड टू बी हायर देन दैट ऑफ एन इंडिविजुअल फुटिंग। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लेते हैं ये लैंड का एरिया है जहां पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और आपने देखा कि भाई ये कॉलम्स आ रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल फुटिंग हम प्रोवाइड करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, इस तरह से फुटिंग हमें प्रोवाइड करना है। तो इस केस में क्या होगा, सभी कॉलम अलग अलग लोड कैरी कर रहे होंगे। तो ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग, each and every column footing, each and every footing of the column will settle differently। जिस कॉलम पे जितना हैवी लोड होगा वो कॉलम उतना ज्यादा सेटल होगा, जिस कॉलम पे जितना कम लोड होगा वो कॉलम कम सेटल होगा। तो ड्यू टू, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल सेटलमेंट, कि कोई एक कॉलम ज्यादा हो रहा है सेटल और दूसरा कॉलम कम हो रहा है सेटलमेंट। और ये डिफरेंशियल सेटलमेंट से क्या होता है, एडिशनल मोमेंट जनरेट होते हैं, एडिशनल मोमेंट जनरेट होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलम, दैट मीन्स आइसोलेटेड फुटिंग अगर ईच एंड एवरी कॉलम के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कॉलम जो हैवियर है वो ज्यादा सेटल होगा, जो लाइट लोडेड कॉलम है वो कम सेटल होगा। वही जब हम राफ्ट फाउंडेशन बना देते हैं तो क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे कॉलम को हमने एक स्लैब के अंदर कास्ट कर दिया, अब ये पूरा का पूरा फिक्स हो गया। अब क्या होगा, इस कॉलम पे अगर हैवी लोड है, इस कॉलम पे अगर कम लोड है, तो क्या होगा, ये सेटल एक साथ ही होगा। ऐसा नहीं कि ये सेटल हो सकता है, क्योंकि चूंकि अब ये सब एक ही स्लैब के अंदर कास्टेड है, तो यहाँ पे सेटलमेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है या मोमेंट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट की वैल्यू काफी कम हो जाती है। तो यही मेन फायदा होता है राउट फाउंडेशन को यूज करने का, कि राउट फाउंडेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो यही है मेन राउट फाउंडेशन का फायदा, जो कि आपको यहाँ पे पूछा है। तो बोल रहा है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी राउट फाउंडेशन के लिए ज्यादा क्यों होता है। तो अब इसमें लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो इंडिविजुअल कॉलम अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते, टोटल जितनी हम कैपेसिटी, मान लो 1000 किलो न्यूटन का कैपेसिटी आ रहा था कि हम प्रोवाइड कर सकते थे फॉर ईच कॉलम, ठीक है। अब अगर हम रॉक फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हो सकता है कि अब नई वैल्यू 1200 किलो न्यूटन आए पर कॉलम, आप लोड अप्लाई कर सकते हो। वाई? बिकॉज डिफरेंशियल सेटलमेंट नाउ हैज बीन डिक्रीज्ड। तो हमें हमारी जो परमिसिबल वैल्यू है वो हमारे लिए हायर लोड पे आएगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लोडिंग। इसके लिए हम ज्यादा लोड को अब अप्लाई कर सकते हैं। तो पूछा है क्यों होता है ऐसा हायर, तो द डिफरेंशियल सेटलमेंट इज लेस फॉर राफ्ट देन इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पाइल फाउंडेशन यूजिंग इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला। द डिटेल्स आर, देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका है, पाइल फाउंडेशन का है। इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला किसके अंदर आता है, डायनामिक फार्मूला के अंदर आता है, डायनामिक फार्मूला के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं कि डायनामिक फार्मूला पहले तो ये है क्या, और दूसरा, अच्छा डायनामिक फार्मूला कब यूज करते हैं, जब सैचुरेटेड फाइन ग्रेन सैंड हो, फाइन ग्रेन सॉइल हो, बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल मींस क्ले हो और वो भी सैचुरेटेड हो। उस कंडीशन में हम डायनामिक फार्मूला को यूज करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में एक्सेसिव प्रेशर जनरेट होता है जो कि हम स्टैटिक से हम फाइंड नहीं कर सकते, स्टैटिक फार्मूला से। तो इसके लिए डायनामिक फार्मूला यूज किया जाता है, जिसके लिए वाइब्रेशन को इंड्यूस करके फिर फाइंड करते हैं। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट फार्मूला बेस्ड है, बट मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला का मेरे हिसाब से इसका भी आंसर गलत है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला, इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला क्या कहता है कि अब इसमें क्या पूछा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, राइट। सो अगर हम फाइनल लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द हैमर इनटू हाइट ऑफ द ड्रॉप। जितने वेट से हम हैमर को ड्रॉप कर रहे हैं वो हाइट, डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली इसमें हम 6 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई एस प्लस सी। ठीक, चलिए मैं एक एक टर्म को समझाता हूँ। डब्ल्यू तो क्या है, वेट है। एच क्या है, हाइट ऑफ फ्री फॉल, जितने हाइट से हम हैमर को, और ये कौन सा है, ड्रॉप हैमर है। तो ड्रॉप हैमर के लिए अलग होता है वैल्यू, स्टीम हैमर के लिए अलग होता है। ठीक, तो ड्रॉप हैमर है, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली हम इस केस में 6 लेते हैं। ठीक है, सो वी एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दिस केस पाइल। और इस फॉर्मूले में इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला भी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला
तो आपको 6 पे टिक करना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 6.2 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, बट ओवरऑल अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें होल नंबर की तो 6 को हम मान लेते हैं। अब एक एक वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। W कितना है यहाँ पे 30 किलो न्यूटन, यूनिट का भी ध्यान रखना है। H कितना है यहाँ पे, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस सबको हम सेंटीमीटर में लेंगे क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज को हम सबको हम एक यूनिट में ले लेंगे, ठीक है। H इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्री फॉल 1 मीटर, तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि सेंटीमीटर आप इंसर्ट करो। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी यूनिट भी अकॉर्डिंगली आएगी जो फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसा हमने डिस्कस किया 6 मल्टीप्लाई बाय S। तो S क्या है कि पेनिट्रेशन इन लास्ट ब्लॉज। यहाँ पे याद रखना है कि अगर ड्रॉप हैमर है तो लास्ट 5 ब्लॉज का हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे भी पूछ सकते हैं कितने ब्लॉज का हम एवरेज लेते हैं। तो अगर ड्रॉप हैमर है तो लास्ट 5 ब्लॉज के एवरेज लेते हैं कि लास्ट 5 ब्लॉज की में एवरेज कितनी पेनिट्रेशन हो रही है, आखिरी 5 ब्लॉज में पर ब्लॉज पेनिट्रेशन कितना हो रहा है उसका एवरेज लेते हैं। और अगर स्टीम हैमर है तो लास्ट 20 ब्लॉज का हम एवरेज पेनिट्रेशन वैल्यू लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पेनिट्रेशन इन लास्ट ब्लॉज दिया हुआ है तो 5 mm, तो यही हमारा एवरेज वैल्यू भी ले लेंगे। तो एस इज हियर 5 mm है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर में लेना है, mm में लेना, आप जिसमें भी रखो सबको एक यूनिट में बस रखना। प्लस प्लस क्या है सी, अब सी क्या है इसमें कांस्टेंट होता है, तो 2.5 होता है इसके लिए ड्रॉप हैमर के लिए, एंड 0.25 सेंटीमीटर होता है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। ये होता है स्टीम हैमर के लिए। क्वेश्चन में सब कुछ सेम होता है, अगर यहाँ पर ड्रॉप हैमर की जगह स्टीम हैमर कर देता तो ये वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ती, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। 0.25 यूज करते हैं यहाँ पे सी की जगह, अगर स्टीम हैमर होता, ड्रॉप हैमर है तो 2.5 यूज करना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 2.54 होता है बट 2.5 इज द ओके। इससे वैल्यू जो हमें मिलेगी फाइनल वो मिलेगी 166.66, जो कि इसमें नहीं है इसलिए मुझे डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी कैंसिल होना चाहिए, बट एग्जैक्ट वे तरीका क्या है फाइंड करने का, वो ये है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला का यूज करिए, WH बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी टाइम्स S प्लस सी। S इज द लास्ट 5 ब्लॉज या लास्ट 20 ब्लॉज का एवरेज, प्लस C इज द फैक्टर 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर एंड 0.25 सेंटीमीटर फॉर, क्यों हमने लिया क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ये 2.5 की और ये 0.25 ये सेंटीमीटर में होती है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसीलिए हमने यहाँ पे इसको भी सेंटीमीटर में रखा, इसको भी हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में रखा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्राउंड इंप्रूवमेंट। ग्राउंड इंप्रूवमेंट की जरूरत कब पड़ती है, अगर किसी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे हमें काफी हैवी स्ट्रक्चर बनाना है, उस केस में हम ग्राउंड को इंप्रूव करते हैं। चाहे कॉम्पेक्शन जो है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राउंड इंप्रूवमेंट। कॉम्पेक्शन के द्वारा क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ड्राई डेंसिटी, जिससे उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी की क्षमता बढ़ जाती है। तो कॉम्पेक्शन इज ऑल्सो अ मैकेनिकल मेथड फॉर द ग्राउंड इंप्रूवमेंट। तो करें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ग्राउंड इंप्रूवमेंट। तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट कई टाइप्स के होते हैं, मैं आपको जो कुछ वो बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो अपने मैकेनिकल समझ ही गए कि मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन चेंज करते हैं, ग्रेडेशन चेंज करते हैं सॉइल का। दैट मीन्स सॉइल जो प्रेजेंट है उसके अलावा जो सॉइल और उसमें मिसिंग है उसको हम ऐड करते हैं और प्रॉपर उसको डिग करके मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली। मान लीजिए ग्रेवल प्रेजेंट है, फाइंस वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो हम सैंड, सिल्ट, क्ले इन सबको मिक्स कर देंगे ताकि यूनिफॉर्मली वेल ग्रेडेड हो जाए, और लास्ट में हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रेडेशन, डीप डिगिंग बोलते हैं जिसको। दूसरा मेथड होता है जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब मेथड से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको एक बार जरूर ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड इंप्रूवमेंट का। और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैकेनिकल हो गया। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सीमेंट। सीमेंट को मिक्स करते हैं सॉइल में, उसकी प्रॉपर्टी को, सीमेंट सॉइल की प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए। तो सीमेंट हम किस केस में करते हैं और कितना ऐड होता है ये पूछते हैं जनरली। तो 5 to 14% के आसपास सीमेंट ऐड किया जाता है। और कब यूज करते हैं, ग्रेनुलर सॉइल के लिए, ग्रेनुलर सॉइल के लिए। इसको हम क्ले या सिल्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको हम ग्रेबल या लार्ज सैंड उनके लिए यूज कर सकते हैं सीमेंट को। सीमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। तो इसमें ये पूछेगा किसके लिए यूज होता है और जनरली कितना परसेंट रखते हैं,
तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लाइम, लाइम स्टेबिलाईजेशन। लाइम जानते हैं हम लोग, CaO, CaO को ऐड करते हैं सॉइल में और उसको फिर थॉरोली मिक्स करके छोड़ देते हैं उसको, ताकि वो रिएक्शन करके और जो भी उसको बाइंडिंग की तरह, बाइंडर की तरह बिहेव करता है और वो बाइंड कर देता है पार्टिकल्स को, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लाइम किस केस में यूज होता है? क्ले में, स्पेशली क्ले में। ये क्ले के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टू स्टेबलाइज द क्ले सॉइल विच टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड, तो आपको याद रखना है लाइम यूज होता है। दूसरी चीज, इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यू टू द लाइम एडिशन व्हाट हैपेंस विद द IP, WL एंड WP। अब इसमें तो हो ही नहीं सकता IP, क्योंकि ये ग्रेनुलर सॉइल है, तो इसमें IP, WL, WP होता नहीं है, सब जीरो। बट यहाँ पे क्ले की बात आई, इसलिए इसमें ये भी आएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए कि विद एडिशन ऑफ लाइम व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस लाइम ऑन IP, WL, WP एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ सभी का इफेक्ट। तो लाइम स्टेबलाइजेशन फॉर क्ले, लाइम के एडिशन से IP की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये होता है लिक्विड लिमिट और यहाँ पे है प्लास्टिक लिमिट, मान लेते हैं। तो अगर हम लाइम ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या, WL जो है लिक्विड लिमिट है, ये पीछे शिफ्ट होगा। जो लिक्विड लिमिट पहले 50% था वो हो सकता है 45% आ जाए अब, नई वैल्यू, न्यू वैल्यू इसकी, ड्यू टू द एडिशन ऑफ लाइम इनटू द सॉइल और क्ले। बट WP की वैल्यू इंक्रीज होती है। WP की वैल्यू मान लो यहाँ पे 20% था पहले, अब हो गया 25%। ठीक है, WP इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे WP इंक्रीजेस, सॉरी, WP इंक्रीजेस, लिक्विड लिमिट डिक्रीजेस, और IP क्या होता है? IP इज द डिफरेंस बिटवीन WN एंड WP। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, IP की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि IP के साथ क्या, IP पे क्या इफेक्ट पड़ता है, घटता है कि बढ़ता है। सिमिलरली WL पे क्या इफेक्ट होता है, घटता है या बढ़ता है। तो मैंने आपको पिक्टोरियल व्यू में इसलिए समझाया, लिक्विड लिमिट घटता है, प्लास्टिक लिमिट बढ़ता है, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट IP पे दिखता है, जो कि IP अब कितना हो जाएगा, इतना ही बच जाएगा ना, जो पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब IP इतने से इतने तक ही बचा। IP is the nothing but it is the difference between WL and WP. So IP decreases, WL decreases and WP increases. तो क्या बोला इसमें, कौन सा ट्रू है? तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। प्री कंप्रेशन ऑफ सॉइल इज जनरली इफेक्टिव इन ओनली क्ले एंड सिल्ट, नहीं, ये सब में इफेक्टिव होता है। प्री कंप्रेशन अगर हम करते हैं तो कोई भी सॉइल हो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉरी, इज जनरली इफेक्टिव ओनली इन क्ले एंड सिल्ट। ये पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्राउंड इंप्रूवमेंट, ट्रू पूछा है। तो प्री कंप्रेशन ऑफ सॉइल इज जनरली इफेक्टिव इन क्ले एंड सिल्ट, क्योंकि प्री कंप्रेशन क्या होता है कि जब हम उसको स्टेबलाइज करने जा रहे हैं तो हम पहले उसको क्या करते हैं, थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, एंड लास्टली जो भी हमें ऐड करना है स्टेबलाइजर, उसको हम ऐड करते हैं, एंड देन उसको ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह से भी हम ट्रीटमेंट करना है, लाइम से, बिटुमिन से, जो भी स्टेबलाइजेशन करना है। तो ये क्ले और सिल्ट पे ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी कह रहा है कि ये सैंड पे या फिर ग्रेवल पे क्यों इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर हम प्री कंप्रेशन करेंगे सॉइल का, तो सैंड या ग्रेवल क्या होता है, सैंड और ग्रेवल को अगर हम प्री कंप्रेशन कर दें तो उसके पार्टिकल उसमें रीएडजस्ट नहीं हो पाता है, जितने क्ले और सिल्ट पार्टिकल रीएडजस्टमेंट होता है। तो क्ले और सिल्ट का पार्टिकल रीएडजस्टमेंट बहुत ही हाई होता है अपॉन लोडिंग एज कंपेयर टू gravel and sand. That's why clay and silts are highly sensitive to pre-compression as compared to gravel and sand. दूसरा क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन है, कॉम्पेक्शन पाइल कैन बी यूज फॉर कोहेसिव सॉइल। नहीं, ये कॉम्पेक्शन पाइल यूज होता है सैंड के लिए, क्योंकि जब हम कॉम्पेक्शन पाइल को डिग करते हैं तो उसकी वजह से सराउंडिंग सॉइल भी सेटल होता है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है इसमें, तो सराउंडिंग सॉइल सेटल होता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गया। तो कॉम्पेक्शन पाइल यूज होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए, ठीक है, जनरली सैंड के लिए। डीप मिक्सिंग, डीप मिक्सिंग मैंने भी बताया था किसका पार्ट है, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का। कैन बी यूज फॉर रॉक, नहीं, रॉक के लिए काम नहीं आता। ये ग्रेनुलर सॉइल जैसे कि ग्रेबल, बाउल्डर, सैंड, इनके लिए काम में आता है। डेंसिफिकेशन बाय वाइब्रो फ्लोटिंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर कोहेजन लेस सॉइल, नहीं, कोहेजन लेस सॉइल जैसे कि सैंड हो, ग्रेबल हो, उनको वाइब्रो फ्लोटिंग के द्वारा ही, मतलब वाइब्रेशन भी किया जाता है और साथ में उसमें वाटर भी ऐड होता रहता है, दोनों काम साथ में होता है। तो ये
जनरली कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही काम में आता है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assumption फॉर स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्लोप स्टेबिलिटी जब एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा assumption सही है। देखिए क्या कह रहा है, फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड, राइट है। फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड मीन्स कि जब जितना उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू है, फाई की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है, तब तक वो शेप अटेन करता रहेगा हाइट, जब तक, इसी को हम फाई बोलते हैं जनरली, एंगल ऑफ रिपोज जिसको हम बोलते हैं। उस सॉइल की जितनी फाई है तब तक अगर मिट्टी को यहाँ पे डालते रहे तब तक ये स्लोप स्टेबल रहेगा। अब इस एंगल के बाद अगर इस पे हम और सॉइल डालेंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग में आके यहाँ आ जाएगा, देन द स्लोप बिकम अनस्टेबल, मतलब इसके ऊपर अगर हम हाइट बनाना चाहें तो दिस विल बी अनस्टेबल। सो मैक्सिमम हाइट कैन बी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एंगल ऑफ रिपोज फाई। इफेक्टिव एनालिसिस इज अडॉप्टेड, नहीं, टोटल एनालिसिस इसमें काम में आता है, तो टोटल एनालिसिस इज यूज। टोटल एनालिसिस क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा प्लस पोर वाटर प्रेशर। सो टोटल स्ट्रेस इज द यू है, यहाँ पे म्यू नहीं है, ये यू है, ये यू, ठीक। पोर वाटर प्रेशर और ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और ये पोर वाटर प्रेशर, इन दोनों को जब ऐड करते हैं टोटल स्ट्रेस एनालिसिस मिलता है। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में और इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है कि इफेक्टिव स्ट्रेस में हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस करते हैं टोटल में से, तब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस मिलता है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूज करते हैं। रिजल्टेंट आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और नेक्स्ट कह रहा है कि रिजल्टेंट आर पासेस टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्कल, दिस इज द राइट आंसर। ये एजम्पशन है उसका कि जो फ्रिक्शन सर्कल बनता है फेलियर में, वो सर्कल को कैसे टच करता है, टेंजेंशियली। ये फ्रिक्शन सर्कल है और तो ये स्लिप सरफेस है, सरफेस है, ठीक है, ये स्लिप सरफेस है। तो ये जो यहाँ से टच करता है फेलियर सरफेस, इसको टेंजेंशियली ऐसे टच करता है, ठीक है, टेंजेंशियली, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियली। इसका रेडियस भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस कितना होता है, तो आर साइन फाइव, इसकी रेडियस की वैल्यू बहुत बार पूछी गई एग्जामिनेशन में, तो फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस होता है आर साइन फाइव। तो ये एजम्पशन गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन बिहाइंड अ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल इन एक्टिव स्टेट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। एक्टिव स्टेट है तो 45 प्लस 5/2, दिस इज द, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी, दैट मीन्स फेलियर प्लेन का इंक्लिनेशन कितना होता है। तो 45 प्लस 5/2 एक्टिव के लिए और 45 माइनस 5/2 पैसिव के लिए, ठीक है, पैसिव हो तो माइनस और एक्टिव हो तो प्लस। नेक्स्ट है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्क्वायर फुटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैविंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 यूजिंग एस्केम्पटन इक्वेशन इज। देखिए अगेन ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछा है किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए और सैचुरेटेड क्ले है, तो क्ले के लिए हम लोग जानते हैं, और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज बोला है करने को, एस्केम्पटन इक्वेशन। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला CNC होता है, ठीक है, बस फैक्टर की बात है। अब यहाँ पे कोहेजन कितना है, तो कोहेजन हम जानते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हाफ होता है, तो टाउ इज इक्वल टू 50/2, तो यहाँ पे C आ जाएगा 25। अब रह गया इस फैक्टर की वैल्यू, तो फैक्टर की वैल्यू इस केस में कितना लेते हैं ये आपको रखना है, फैक्टर यहाँ पे भी वही सेम है 6। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली सिर्फ यही पूछता है कि एस्केम्पटन इक्वेशन में C की वैल्यू, जो NC की वैल्यू है, जो ये NC है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे 6 रखना है, किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए सैचुरेटेड क्ले में, तो दिस विल गिव यू 150 एज अ वैल्यू। अब मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि कौन से फैक्टर्स किस किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखते हैं इसको हम एक बार, देखिए NC की वैल्यू, जैसे अभी हमने 6 यूज किया, NC की वैल्यू 6.2, एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6.2 होता है, किसके लिए, स्क्वायर के लिए भी और सर्कल के लिए भी, स्क्वायर एंड सर्कल फॉर बोथ ऑफ देम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ NC 6.2, और 5.14 होता है
स्ट्रिप के लिए। तो क्वेश्चन में सेपरेटली भी पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ स्कैम्पटन इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, सो इट इज 5.14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसी फॉर स्क्वायर और सर्कुलर, कोई भी पूछे तो दोनों कंडीशन में 6.2 होता है एग्जैक्ट वैल्यू। रफली आप 5 भी बोल सकते हो इस केस में, रफली इसमें आप 6 भी बोल सकते हो रफली, बट एग्जैक्ट वैल्यू की अगर भी बात करें तो ये वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग प्लान डायमेंशन दिस रेस्टिंग ऑन अ सैंड डिपॉजिट एस्टिमेटेड। बियरिंग कैपेसिटी कितना एस्टिमेट किया गया है 600 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द वाटर टेबल इज फार बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग द बियरिंग कैपेसिटी व्हेन द वाटर टेबल राइजेस टू डेप्थ ऑफ 3 मीटर 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है और इससे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। होता क्या है, मान लीजिए ये फुटिंग है कोई जिसकी विड्थ बी है और वाटर टेबल बहुत नीचे है, वाटर टेबल बहुत ज्यादा नीचे है। सो फाइनल इक्वेशन तो हमने अभी पढ़ा था वही रहेगा, सी एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस हाफ इंटू बी इंटू गामा इंटू एन गामा। सो नॉर्मल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, जब वाटर टेबल कितना नीचे है, अगर बॉटम ऑफ द फुटिंग से बी डेप्थ जितनी फुटिंग की विड्थ है उससे ज्यादा डेप्थ से नीचे है या फिर इस ये डेप्थ या फिर इससे नीचे है, तो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और फुटिंग। नाउ व्हेन वाटर स्टार्ट्स मूविंग अप फ्रॉम दिस डेप्थ, इस डेप्थ से अगर फुटिंग के बेस से बी डेप्थ के ऊपर जब ये राइज करने लगता है वाटर टेबल, तो इसकी स्ट्रेंथ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और मैक्सिमम कब घट जाता है, जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ जाए। ठीक है, घटना कब शुरू होता है वो याद रखना है, घट के कितना पहुंच जाता है मैक्सिमम जब होता है तब, ये दो वैल्यू आपको सबसे पहले याद रखनी है। तो घटना कब शुरू होता है, जब वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग से बी डेप्थ से ऊपर आना शुरू करेगा तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी में चेंज होने लगेगा। और चेंज किस किस इक्वेशन में होता है, यहाँ पे होता है चेंज और यहाँ पे होता है चेंज, ये एज इट इज रहता है। ये चेंज होगा क्योंकि गामा गामा डैश में बदल जाएगा, जो पहले गामा था वो गामा डैश हो गया, वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो गया। पहले हमने बल्क यूनिट वेट लिया था, अब वो या फिर ड्राई रहा होगा तो ड्राई या बल्क रहा होगा, अब वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट में बदल जाएगा। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट हम जानते हैं कि कम होता है, तो इसीलिए ये फैक्टर कम होता जाएगा। चूंकि गामा डैश मतलब रिड्यूस, उसकी यूनिट वेट कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि बायोलेंसी फोर्स की वजह से, इसलिए इसकी फैक्टर की वैल्यू भी घटती जाएगी। घटते 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 मैक्सिमम कब तक घटेगी, जब तक ये ग्राउंड लेवल पे ना आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मैक्सिमम कितना घटता है, या फिर जब ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल आ जाए उस समय बियरिंग कैपेसिटी कितनी घट जाती है। तो आपको याद रखना है 0.5 टाइम्स हो जाता है। जब ये जीरो कब था, जब बी डेप्थ से नीचे था, जब और मतलब मैक्सिमम लेवल पे कब पहुंच गया, जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ गया। कितना घट गया, 50% घट गया। तो वट एवर द क्यू वॉज अर्लियर, नाउ इट इज ओनली 50% ऑफ द अर्लियर वैल्यू। ठीक है, और ये घटता कैसे, किस रेट से, तो इट रिड्यूसेस लीनियरली। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है कि जो बियरिंग कैपेसिटी है वो 600 मीटर है, विड्थ कितना है, तो 3 मीटर। अब कह रहा है कि उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी घटेगी ड्यू टू द राइज इन द वाटर टेबल, वो वैल्यू बताइए। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू एस्टिमेट नहीं करनी है, बस आपको रफली एस्टिमेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको दो ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। 600 टोटल वैल्यू है, तो मैक्सिमम जब सरफेस पे आएगी, क्योंकि ये बोला है ना कि बेस ऑफ द फुटिंग, तो बेस ऑफ द फुटिंग में हम जानते हैं कि मैक्स, अगर ये फुटिंग के बेस पे ही है, ठीक है, क्या बोला है कि वाटर लेवल राइजेस टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग। तो बेस ऑफ द फुटिंग से इतना नीचे है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। थ्री मीटर का ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की डेप्थ 3 मीटर है, एक टाइम पे 1.5 मीटर पे आ गया और एक टाइम पे 0.5 मीटर पे आ गया। ठीक है, ये तीन लेवल दे रखा है।
तो हम जानते हैं कि इस केस में तो कोई रिडक्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले में कोई रिडक्शन नहीं होगा, तो सब में ठीक है। 600 आ गया पहले वाला। दूसरा वाला, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में भी यहाँ पे बताया कि घटेगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वैल्यू जरूर घटती है अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें। हाँ, जो दूसरा टर्म था दैट मीन्स क्यू इंटू एन क्यू था, ये यहाँ पे ये वैल्यू में गामा तभी एक्ट करेगा जब ये वैल्यू इससे ऊपर जाना शुरू होगा। जब वाटर टेबल इससे ऊपर जाना शुरू होगा, इसमें गामा डैश की वैल्यू तभी चेंज होगी जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि गामा डी एफ होता है ना, एन क्यू क्या होता है, गामा डी एफ। तो इसमें गामा डैश की वैल्यू तभी आएगी जब वाटर टेबल इससे ऊपर जाएगा। तो ये फैक्टर में चेंज तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट वाले फैक्टर में जिसमें बी इंटू गामा इंटू एन गामा था, तो इसमें गामा की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि सेचुरेशन आएगा, ये चेंज होना यहीं शुरू हो जाता है। तो इसमें और यहाँ पे कितना घट जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखो 250 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम घटने की इसकी लिमिट ही है 300 तक घट सकता है। ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 250 बता रहा है। 250 भी 300 भी कब होगा, जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के पास आ जाए, यहाँ तो बेस से ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, रह गया इन दोनों का। तो इसमें ये इतना रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिडक्शन की वैल्यू अगर मुझे एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए मुझे हाइट देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सॉइल की डेंसिटी चाहिए, वाटर की डेंसिटी चाहिए, कौन सी वाटर है। जनरली हम वाटर भी मानेंगे, तब भी ये 300 350 के आसपास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाने के बाद, यहाँ पे अगर वो कहीं पे वाटर टेबल है उस समय 350 देखने को मिलेगा आपको। तो इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है 600। हालांकि ये वैल्यू 600 एग्जैक्टली नहीं होगी, अगर आप रियलिटी में कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी थोड़ा बहुत रिड्यूस होगी, बट एज कंपेयर टू दिस वैल्यू दिस मच रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल है 1.5 मीटर पे, ठीक। इसलिए ये ऑप्शन को सही मानते हुए हम चल सकते हैं। फॉलोइंग वैल्यूज आर द ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। एसपीटी टेस्ट किसके लिए होता है, बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वैल्यूज। देखिए एसपीटी टेस्ट में आपको क्या क्या याद रखना है। तो एसपीटी टेस्ट पहले तो किसके लिए होता है, कौन से सॉइल पे कर सकते हैं। तो एसपीटी टेस्ट मैंने बताया बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए होता है। तो टेस्ट मेथड है टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी। दूसरा किस पे कर सकते हैं, तो ग्रेनुलर सॉइल पे कर सकते हैं, दैट मीन्स सैंड ग्रेवल इन पे कर सकते हैं, सिल्ट क्ले पे हम नहीं कर सकते इससे। तीसरी चीज कि इसमें सैंपलर कौन सा यूज होता है, तो स्प्लिट स्पून सैंपलर इसमें यूज होता है, ठीक है। तो सैंपलर का भी नाम याद रखिए, जिसकी लेंथ होती है 450 mm, टोटल लेंथ होती है सैंपलर की 450 mm, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 150 150 150 में, 150 mm 150 mm और 150 mm, इतनी इसकी टोटल लेंथ होती है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला, अब मान लो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, हमने यहाँ पे 64 kg का हैमर लिया, इसमें हैमर होता है 64 kg का, इसको हमने यहाँ पे स्ट्राइक करना शुरू किया, तो ये अंदर पेनिट्रेट होगा। तो फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन तक हम नंबर ऑफ ब्लॉज को काउंट नहीं करते, हम करते क्या है कि पेनिट्रेशन की वैल्यू को नोट करते हैं, और नंबर ऑफ ब्लॉज हमने यहाँ पे 64 kg का वेट को कितनी बार यहाँ पे स्ट्राइक किया उसको बोलते हैं ब्लॉज। तो नंबर ऑफ ब्लॉज काउंट करते हैं, जिसे हम एन वैल्यूज बोलते हैं। तो फर्स्ट 150 के लिए हम काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसको मानते हैं कि सिटिंग लोड में उसको हम कंपनसेट कर देंगे। सिटिंग लोड मीन्स ओवरबर्डन प्रेशर, जो सॉइल पहले से बियर कर रहा था ड्यू टू द ओवरलेन सॉइल की वजह से। तो इसलिए फर्स्ट 150 को काउंट नहीं करते हैं। अब ये पूरा पेंट्रेशन दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेंट्रेशन में जितने नंबर ऑफ ब्लॉज होंगे उसको हम ऐड कर देंगे। मान लीजिए इस 150 में 10 नंबर ऑफ ब्लॉज रिक्वायरमेंट थी और लास्ट 150 में 20 की रिक्वायरमेंट थी, तो टोटल काउंट करने के लिए हम 20 + 10 ही करेंगे। इसमें मान लेते हैं कि 5 ब्लॉज की रिक्वायरमेंट, 5 ब्लॉज में ये पूरा 150 में पेंट्रेशन हुआ, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो लास्ट 150 + 150 का जो ब्लॉज होगा उसी को हम काउंट करेंगे, ठीक है। फिर भी उसमें अप्लाई करते हैं डायरेक्टेंसी करेक्शन और ओवरबर्डन करेक्शन भी अप्लाई करते हैं, बट उसको हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ ब्लॉज गिवन है और सैंपलर की वैल्यू भी गिवन है, और आपसे पूछा है कि एसपीटी की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बताओ। मैंने पहले कहा कि इस वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिटिंग लोड में जाएगा ओवरबर्डन प्रेशर में। इसको और इसको ऐड कर देना है आपको सिंपली। तो 17 + 7 + 11 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इज आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो कह रहे ड्राई डेंसिटी इज अ बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन ड्राइड कंडीशन। नहीं, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, ओनली टू फेज सिस्टम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ
एयर हम सिर्फ ले रहे हैं, मतलब देर इज नो वाटर इनटू इट, उसको बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। और बल्क में कब लेते हैं? बल्क मीन्स इन द नेचुरल स्टेट, उसमें थोड़ा सा पानी भी होगा, थोड़ा सा वाटर भी होगा, मतलब सारे वॉइड्स कंप्लीटली ना तो एयर से फिल होंगे ना ही वाटर से फिल होंगे, बल्कि बल्कि ये इन बिटवीन होगा, कुछ वॉइड्स वाटर से भी फिल होंगे, कुछ वॉइड्स एयर से भी फिल होंगे। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं बल्क। वट एवर इन द नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी। तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है वाइड रेशियो ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स वाटर कंटेंट। तो ये राइट है। क्यों? क्योंकि वाइड रेशियो को हम, फॉर्मूला है एक एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो वाटर कंटेंट, यहाँ पे वाटर कंटेंट है, जी हमें पता है। तो कह रहा है कि वाइड रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। 100% सेचुरेशन लाइन एंड जीरो एयर लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। 100% सेचुरेशन की जो लाइन होती है वो जीरो एयर वॉइड लाइन की आइडेंटिकल होती है, सिर्फ और सिर्फ 100% वाली लाइन ही आइडेंटिकल होती है, और कोई लाइन आइडेंटिकल नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं कॉम्पेक्शन टेस्ट, तो वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये हमारा वाटर कंटेंट है और ये गामा डी की वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं और कॉम्पेक्शन करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है, और उसके corresponding जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इसको बोलते हैं MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। क्योंकि उससे पहले जो वाटर हम ऐड करते हैं सॉइल में वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है पार्टिकल्स को स्लिप करने के लिए, और जिसकी वजह से कंप्रेशन अच्छा होता है और डेंसिटी बढ़ती है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब फुल्ली जितने स्पेस वाइड्स थे वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वाटर के थ्रू। अगर उसके बाद में वाटर ऐड करेंगे तो वाटर विल स्टार्ट्स ऑक्यूपाइंग इट्स ओन स्पेस एंड विच विल सेपरेट पार्टिकल्स अपार्ट। तो उसकी वजह से अगेन वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से ड्राई डेंसिटी घटने लगेगी। इसीलिए आपको यहाँ पे घटते हुए दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, OMC फाइंड करते हैं हर एक सॉइल के लिए कि इस सॉइल के लिए कितना पानी डालना है कॉम्पेक्शन करने के लिए, प्रॉपर कॉम्पेक्शन करने के लिए। तो 100% इसको बोलते हैं, और ये होता है 100% सेचुरेशन लाइन। तो 100% सेचुरेशन लाइन और जीरो वाइड लाइन, 0% वाइड लाइंस, ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। बट इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होते, क्योंकि ये इस तरफ को जा रहा है, मान लो दूसरा लाइन यहाँ पे बनेगा, तीसरा लाइन यहाँ पे बनेगा, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये कर्व अगेन ये इस तरफ को आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 100% और 0%, मान लो 90% सैचुरेशन लाइन पूछेगा कि इज आइडेंटिकल टू द 10% ऑफ द वाइड लाइन, तो नहीं। 80% 20% वाइड लाइन के होता है आइडेंटिकल, तो नहीं। सिर्फ 100% सैचुरेशन लाइन इज आइडेंटिकल टू द 0% वाइड लाइन ओनली। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ सॉइल सैंपल, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, सब वैल्यू गिवन है, नोटेशन गिवन है, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है यूनिट वेट के लिए। देखिए मैं आपको सभी का एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें क्या गलत है, E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होता है। अगर हम n की बात करें तो E अपॉन 1 प्लस ई होता है। ठीक है, एक्चुअली ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या गलत है आप देख सकते हैं, यहाँ पे n तो है, यहाँ पे E की जगह n होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पे देखिए मैंने भी बताया कि एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, तो ये भी इक्वेशन सही नहीं हुआ। ये भी इक्वेशन सही नहीं हुआ, अगर यहाँ पे ई होता तो ये सही हो जाता, उसके बजाय गामा दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है, यूनिट वेट इज इक्वल टू जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो ये सही है। गामा डी, गामा बी, गामा सैचुरेटेड, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जी प्लस डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। ये ड्राई डेंसिटी का, ये बल्क डेंसिटी का, ये सैचुरेटेड डेंसिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीव एनालिसिस ऑफ अ सॉइल गेव फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो सीव एनालिसिस में क्या रिजल्ट मिला
परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन सीप से जो पास हो रहा है सॉइल वो कितना है, सिर्फ 4 है, 4% है। परसेंटेज रिटेन्ड ऑन 4.75, 4.75 सीप पे जो रिटेन हो रहा है वो उसका परसेंटेज है 50%। तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं मोर देन 50% और 50% पार्टिकल्स आर लार्जर देन दी 4.75 mm साइज। ठीक है, तो ये किसकी अपर लिमिट है, ग्रेवल की, मतलब ये ग्रेवल का स्टार्ट है और ये सैंड की अपर लिमिट है। ठीक, तो 0.075 से लेके 4.75 के बीच में सैंड होता है, 0.075 से लेके 0.002 तक सिल्ट होता है और 0.002 से नीचे क्ले होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 4.75 पे 50% रिटेन हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ ग्रेवल, तो ग्रेवल तो हमें मिल गया। अब आते हैं हम लोग सीसी की वैल्यू, तो हम जानते हैं कि सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अगर 1 से 3 के बीच में हो तो वेल ग्रेडेड होता है, और खासकर अगर नियर 1 है तो पुअरली ग्रेडेड होता है। तो 1 2 3 2 के 2 है तो ये वेल ग्रेडेड हुआ। अगेन यूनिफॉर्मिटी का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, सी यू की वैल्यू हम जानते हैं कि अगर ग्रेटर देन 4 है तो ग्रेवल के लिए वेल ग्रेडेड कहलाएगा, अगर ग्रेटर देन 6 है तो सैंड के लिए हम बोलेंगे कि ये वेल ग्रेडेड है। तो चूंकि ये ग्रेवल हमें पहले ही मिल चुका है, अब उसकी ग्रेडेशन देखनी है कैसी है, तो ये दोनों में क्या बता रहे हैं कि इट इज अ वेल ग्रेडेड। अगर यहीं पे ये होता 2, अगर यहाँ पे सी यू की वैल्यू अगर 2 होता तो ये पोअरली ग्रेडेड होता, और इसकी वैल्यू भी 1 होती या 1.2 इसके आसपास होती, तो ये क्या होता, पोअरली ग्रेडेड। बट इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग कि 4 से ग्रेटर है तो वेल ग्रेडेड है, 4 से कम है तो पुअरली ग्रेडेड है। इसका भी रिक्वायरमेंट क्या होता है सीसी का कि 1 से 3 के बीच में है तो वेल ग्रेडेड कहलाएगा, और नियर अबाउट 1 है तो इसे हम पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। फॉर्मूला भी पूछते हैं, सी यू की वैल्यू क्या होती है, D60/D10। सीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। तो फॉर्मूला भी पूछते हैं कई बार कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दोनों का फॉर्मूला बताइए, या फिर आपको हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन हो, इसकी वैल्यू गिवन हो, आपको बोले फाइंड करो सी यू की वैल्यू, या फिर इन सभी की वैल्यू दे दे आपको, D30 D10 और D60 बोलेगा सीसी की वैल्यू भी फाइंड करके बताओ और सी यू की वैल्यू भी फाइंड करके बताओ, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो ग्रेबल मिल गया और वेल ग्रेडेड ग्रेबल, तो कैसे डिनोट करेंगे ग्रेबल, पहले ग्रेबल का सिंबल लिखेंगे जी, और उसके बाद हम लिखेंगे वेल ग्रेडेड। पोअरली ग्रेडेड होता तो जीपी लिखते, वेल ग्रेडेड है तो जी डब्ल्यू। आगे चलते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्ले मिनरल। क्ले मिनरल्स बहुत सारे सीट्स से कंबाइंड करके बनता है, और जो बेसिक एलिमेंट जो सीट्स होते हैं जिससे बनता है वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक गिब्साइट सीट जिसे हम एल्यूमिना सीट कहते हैं और दूसरा होता है सिलिका सीट। एल्यूमिना एंड सिलिका, सिलिका को सिलिका सीट ही कहते हैं और एल्यूमिना सीट को हम गिब्साइट सीट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सीट्स को ही कंबाइंड करके डिफरेंट डिफरेंट क्ले मिनरल्स बनते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर, और क्ले मिनरल्स दो प्रकार के स्ट्रक्चर को जनरली पोजेस करते हैं, जो हमें देखना है कौन कौन से स्ट्रक्चर पोजेस होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो क्ले मिनरल में जनरली दो, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 1 + 4 होता है, दैट मीन्स 1 क्या होगा, सिलिका सीट, 1 सिलिका सीट और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन की शीट, एक सिलिका सिलिकॉन आयन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन के एटम ऐसे ऐसे अटैच्ड होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 1 एल्यूमिना सीट होगा, एक एल्यूमिना सीट के चारों तरफ 6 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। दोनों में क्या अंतर समझना, हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन। टेट्राहेड्रल में एक सिलिकॉन एटम के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन का एटम होगा, तो ये क्या हो गया, सिलिका प्लस ऑक्सीजन, तो 1 + 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एल्यूमिना सीट के चारों तरफ 6 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, तो दोनों में यही डिफरेंस है। इससे बनता है सारे के सारे क्ले मिनरल्स। तो 1 एल्यूमिनियम एटम सराउंडेड बाय 6 हाइड्रोक्सिल आयन, एक तो ये हो गया, और दूसरा 1 सिलिकॉन एटम के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम हमेशा 4 होंगे
जैसे कि ये है, ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ पे 2 खाली गलत हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पे अगर 1 होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, ठीक है। 1 सिलिकॉन एटम के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम होता है, ये सही बात है। बट एक एल्यूमिनियम एटम के साथ 6 हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे 1 इसको सही कर दिया, यहाँ पे 2 इसको गलत कर दिया, बाकी स्टेटमेंट पूरा ठीक है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो प्रकार के यूनिट से बनते हैं। और 3 क्ले मिनरल्स होते हैं जो जनरली इलाइट, मोरिनोलाइट और खियोलिनाइट, ये 3 क्ले मिनरल्स होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कन्फाइंड एक्यूफर ऑफ थिकनेस 5 मीटर। कन्फाइंड एक्यूफर मींस दोनों तरफ से इम्परवियस लेयर है, बीच में वाटर ट्रैप्ड है, उसको बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। थिकनेस है 5 मीटर, डिस्चार्ज गिवन है 20 लीटर पर सेकेंड। वेल की रेडियस है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं, उसका रेडियस है 0.3 मीटर। हाइट ऑफ वाटर इन द वेल ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप की वैल्यू गिवन है 2 मीटर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी व्हेन द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस गिवन है 300 मीटर। मतलब जितना दायरा, जितना रेडियस इफेक्ट हुआ है उस वाटर की पंपिंग के लिए, पंपिंग के कारण से वो पूरा एरिया का रेडियस है 300 मीटर। सिंपल है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो Q इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 2 पाई इंटू के इंटू बी इंटू एस डब्ल्यू डिवाइड बाई नेचुरल लॉग R2/R1। बस यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें नोन है, Q की वैल्यू नोन है, K की वैल्यू फाइंड करनी है, विड्थ हम 1 रखेंगे। और एस डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, एस डब्ल्यू है जो वैल्यू यहाँ पे एस और आर में देखिए क्या है, ये आर की वैल्यू है रेडियस, बल्कि आर डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे हम आर डिवाइड बाई, यहाँ पे आर टू की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ही फाइंड करना है, डिवाइड बाई आर डब्ल्यू। टोटल रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ वेल। और एस डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन जितना हुआ है। फाइनल इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 20 डिवाइड बाई 20, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू ln, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 300 डिवाइड बाई 0.3, तो ये हो जाएगा 1000, तो ln 1000 डिवाइड बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट करके आएगा 0.001 इंटू ln 1000 डिवाइड बाई पाई, बस यही ऑप्शन है। ln को आप ln लिखो या log बेस e लिखो। log लिखते हैं सिंपल तो log बेस 10 रहता है, और ln लिख देते हैं तो log बेस e लिखने की जरूरत नहीं है, ln को हम log बेस e भी लिख सकते हैं। इसमें आपको बेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ln लिख दोगे तो सिंपल ये नेचुरल लॉग हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पाइपिंग फेलियर इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। पाइपिंग फेलियर सिंपल, ब्लाइग ने भी यही बोला कि पाइपिंग फेलियर के लिए क्या करना है, क्रिप की लेंथ को बढ़ाओ। और क्रिप की लेंथ कैसे बढ़ाते हैं, वर्टिकल कट ऑफ से। मान लेते हैं ये स्लैब है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, तो यहाँ से जो वाटर सीप होगा उसको हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से एनर्जी का उसका लॉस हो। तो वाटर अब कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो वर्टिकल कट ऑफ क्या करते हैं, पाइपिंग फेलियर को अवॉइड करते हैं। सो प्रोवाइडिंग वर्टिकल कट ऑफ वॉल्स बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। उसमें भी खोसला ने कहा कि डाउन स्ट्रीम कट ऑफ पाइल्स इज वेरी मच इफेक्टिव देन द अप स्ट्रीम पाइल। सो डाउन स्ट्रीम, खोसला ने ये कहा कि डाउन स्ट्रीम पाइल इज मोर इफेक्टिव देन अप स्ट्रीम पाइल, बट ब्लाइग ने इक्वल कंसिडर किया था। ओके, नेक्स्ट 243, द स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोफाइल। ये प्रोफाइल दिया हुआ है, अब कह रहा है कि आप इसमें प्रेशर निकालिए, कितने पे इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू बीबी पे और सीसी पे। दैट मीन्स यहाँ पे कितना प्रेशर होगा और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। वेरी सिंपल, बी पे कितना प्रेशर होगा, तो जितनी इसकी डेप्थ है और ये ड्राई कंडीशन में है, तो गामा, तो देखिए गामा कितना है इसका 1.5 टाइम्स है, तो 15 हो गया, तो 15 इसकी डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ, तो 45। ठीक है, 45 इसका किसी वजह से हुआ, इस सॉइल की वजह से। अब इसमें कह रहा है इतना सरचार्ज वेट भी है, तो सरचार्ज वेट को इसमें ऐड कर देंगे। तो सरचार्ज वेट को ऐड करते हैं तो फाइनल वैल्यू आएगी 60, ये आ जाएगा 105। ठीक, तो ये 105, यहाँ तक तो 105 हो गया।
अब इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, तो इसमें सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऐड होगा। यहाँ भी डेंसिटी कितनी है 1.5, तो 105 में 45 ऐड कर दीजिए। कैसे, तो ये इसकी डेंसिटी होगी 15, डेप्थ है 3, तो 15 इंटू 3 एडिशन हो जाएगा, इन एडिशन विद दैट। तो यहाँ पे 105 और यहाँ पे 145, तो ये 105 और ये 145 और यहाँ पे 60। ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास लोडेड विद लोड इंटेंसिटी 300 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एट सरफेस, वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ। यहाँ पे लोडिंग में कुछ गड़बड़ है क्योंकि सरफेस लोडिंग गिवन है, ना ही तो इसमें एरिया पूछा है, ना ही इसमें कुछ वैसा पूछा है। तो इसलिए अब चूंकि बहुत ही लेस डेप्थ पे पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू को डाल दिया गया है। बट अगर वैल्यू पूछता तो आपको और भी डेटा गिवन होते, तो इसे हम बुसिनेस थ्योरम से निकालते हैं। बुसिनेस थ्योरम का फॉर्मूला मैं बताया तो आपको, जिस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वर्टिकल लोड। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि जस्ट बिलो द वर्टिकल लोड अगर फाइंड करने को बोले कि कितना होता है प्रेशर, तो जस्ट बिलो द वर्टिकल लोड के लिए 0.4775 टाइम्स द लोड डिवाइड बाय द डेप्थ स्क्वायर। अगर जस्ट पॉइंट लोड की बिलो बोले फाइंड करने को, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसके अलावा कहीं पूछता है तो इसमें आर भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके लिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आर के साथ फॉर्मूला होता है सिग्मा जेड इज इक्वल टू, ये बुसिनेस का फॉर्मूला है 3Q 3 times the load divided by 2 pi into z square 1 upon 1 plus r by z. R is the radial distance that or horizontal distance का square whole का power 5/2। तो ये टोटल फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट ऑन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, प्रिंसिपल इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ सैंपल। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, प्रिंसिपल इफेक्ट सेल प्रेशर क्या होता है, सिग्मा सी इज द सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। डेविएट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा डी, तो डेविएट्रिक स्ट्रेस है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा सी सेल प्रेशर प्लस सिग्मा डी डेविएट्रिक प्रेशर, क्योंकि जो टॉप से होता है वो दोनों ही फोर्स अप्लाई, सेल प्रेशर चारों तरफ से अप्लाई होता है सेल में, ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से, और डेविएट्रिक स्ट्रेस इन एडिशन विद दैट अप्लाई किया जाता है डेविएट्रिक स्ट्रेस। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें और प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है सिग्मा 1, जो कि सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, क्योंकि सिग्मा सी तो चारों तरफ से लगा हुआ है और सिग्मा डी वी आर अप्लाइंग इन एडिशन विद दैट, सो दिस विल बिकम सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, और बाकी सिग्मा सी चारों तरफ से लग रहा होता है, इसलिए सिग्मा सी इज सिग्मा 3 हियर एंड सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी सिग्मा 1 हियर। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 देख लीजिए। सिग्मा 1 के लिए क्या करना है, सिग्मा 1 पूछा है सेल प्रेशर, तो सिग्मा 3 तो पहले 130 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि सिग्मा 3 क्या होता है, सेल प्रेशर माइनस फॉरवर्टर प्रेशर। तो इफेक्टिव पूछा है, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो 250 माइनस 120 130 हो गया, तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। वैसे पूछा है अलग से, इसको भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो सिग्मा 1 पहले फाइंड करेंगे, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है और माइनस कर देना 120, तो 282 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a railway embankment height 2 meter was constructed on a site having clay, embankment की हाइट है 2 मीटर, क्ले पे इसको बनाया गया है जिसकी हाइट है 8 मीटर। ठीक, सिंगल ड्रेनेज कंडीशन है, सेटलमेंट 5 सेंटीमीटर वाज ऑब्जर्व्ड इन 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर का सेटलमेंट कितने मीटर के लिए, 2 मीटर का अगर क्ले है तो कितने साल में मिला, 1 ईयर में। दूसरा क्या पूछा है कि नेबरिंग कोई दूसरा साइट है, सेम टाइप का सॉइल है, थिकनेस खाली उसकी 16 मीटर, इसकी थिकनेस है 16 मीटर। बाकी सेटलमेंट हाउ लॉन्ग इट विल टेक, सेटलमेंट का कंसोलिडेशन की परसेंटेज भी सेम है 50%। तो डी क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू टी वी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। तो ड्रेनेज पाथ के स्क्वायर टाइम्स वेरी करता है, सिंपल, द हायर द ड्रेनेज पाथ, तो ड्रेनेज पाथ इस केस में कितना था 2 मीटर, इस केस में कितना है 16 मीटर, तो कितना हो गया 4 टाइम्स है, तो 4 का स्क्वायर तो 16, सॉरी 4, इसका ये तक कितना टाइम है 4, तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे पहले वाले में टाइम लग रहा था 1 ईयर, इसमें 4 टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 16। अगर आपको इसमें एडजेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट यू कैन ऑल्सो डू, मैं वो भी बताता हूँ कैसे फाइंड करनी है।
अगर मान लो इसमें सेम कंसोलिडेशन परसेंटेज नहीं होता, अलग कंसोलिडेशन परसेंटेज है, उस केस में आप कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, टीवी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। टीवी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अगर कंसोलिडेशन परसेंटेज की वैल्यू 60 से कम है तो पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर से, तो यू स्क्वायर यहाँ पे 50% है, तो टीवी की वैल्यू आएगी इसकी 0.197, ठीक है। और इसकी वैल्यू को रख देंगे हम सी वी इंटू टी, तो सी वी हमें अननोन है तो सी वी फाइंड करना है, और टाइम कितना है, टाइम 1, तो 1 की जगह हम पर डे फाइंड करना चाहते हैं तो 365, 1 ईयर की अगर बात करें डे में फाइंड करेंगे तो सी वी इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो डी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, इससे आपको सी वी की वैल्यू मिलेगी। सी वी की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.0345 मीटर स्क्वायर पर डे। सी वी फाइंड हो गया। अब दूसरे वाले के लिए फाइंड कर लेंगे, तो सी वी की वैल्यू आपको अगर एक बार मिल गया तो यू कैन इजिली फाइंड। नाउ टी वी इज इक्वल टू सी वी, तो टी वी भी पता है, सी वी भी पता है आपको, तो बस फॉर्मूला हमें यहाँ पे वैल्यू डालना है। तो टी वी कितना है, सेम कंसोलिडेशन परसेंटेज के लिए, तो इसलिए टी वी की वैल्यू भी सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर अगर अलग होता तो अलग डालते। तो सी वी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.0345 सी वी इंटू टी, तो टी हमें फाइंड करना है, अपॉन डी स्क्वायर, तो डी कितना है 16 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे टी मिल जाएगा 4 ईयर्स, तो एग्जैक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, और अगर आपको ड्रेनेज पाथ का कंसेप्ट पता है तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मोर सर्कल ऑफ अ डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, हम फेलियर प्लेन को पहले डिफाइन कर देते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो मोर सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, क्लिप नहीं बल्कि एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है फेलियर इनवेलप, ये इनवेलप है। फेलियर इनवेलप क्या होता है कि अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू रख के एक बार में हम 10 रखेंगे, फिर 20 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, और हर एक अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम फेलियर शियर फोर्स फाइंड करते हैं कि कितने शियर फोर्स पे फेल हो रहा है स्पेसिमेन, और फिर जो पॉइंट्स मिलता है उसको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फेलियर इनवेलप। जो इसका हाइट होता है इनिशियल, क्योंकि अगर हम जीरो वर्टिकल स्ट्रेस अगर लगाते हैं उस कंडीशन में भी सॉइल फेल होने से पहले कुछ ना कुछ लोड लेगा, इसीलिए यहाँ पे ये इंटरसेप्ट दिखता है, और वो किसके द्वारा होता है, किस कारण से होता है, कोहेजन की वजह से, तो इसलिए दिस इंटरसेप्ट इज कॉल्ड सी। और इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेंथ। तो टाउ इसीलिए इन दोनों को मिलकर बनता है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाउ। तो सी ये वैल्यू है और सिग्मा प्लस 10 फाइव, तो ये जो लाइन है हम जानते हैं कि ये वैल्यू सिग्मा है और ये वैल्यू फाइव है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 10 फाइव के बराबर होगी। इसलिए फाइनल कूलम्ब्स थ्योरम के आधार पे शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव। ये है मूर सर्कल फॉर डायरेक्ट शियर टेस्ट। आप इसमें देख सकते हैं कि ये सिग्मा 3 है, ये जो लाइन होता है जहां भी ये फेलियर पॉइंट है, कोई भी इसमें से एक पॉइंट उठा लेते हैं तो इसको बोलते हैं, ये जो प्लेन बन रहा है इसे बोलते हैं फेलियर, ये तो फेलियर इनवेलप है। तो फेलियर इनवेलप चाहे आपको इसका ही बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट मारते हुए सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल जहाँ पे टच करेगा सर्कल को, ये हो गया फेलियर प्लेन, दिस इज फेलियर प्लेन। और ये जहाँ पे कट करेगा नेक्स्ट, वहां से जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरफ कट करेगा, सिग्मा 3 की जगह जो कट करेगा इसे बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, जो कि माइनर प्रिंसिपल वैल्यू को कट कर रहा है। और जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन को कट करेगा, पॉइंट को कट करेगा, इस प्लेन को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो इट इज वेरी क्लियर। और जहां पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कट करेगा इसको बोलेंगे पोल पॉइंट, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, फेलियर प्लेन। और ये हर एक के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, इसके लिए भी ऐसे बना सकते हैं, हर एक फेलियर पॉइंट के लिए, हर एक फेलियर पॉइंट के लिए बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से और बहुत कॉमन है कि इसके ऊपर के रीजन को क्या कहते हैं, इमेजनरी कंडीशन, इमेजनरी कंडीशन, और इसके नीचे का स्टेबल कंडीशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि द पॉइंट और द एरिया अबव द मोर्स और फेलियर इनवेलप इज कॉल्ड। तो फेलियर इनवेलप के ऊपर का जो एरिया है वो हमेशा इमेजनरी कंडीशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इमेजनरी कंडीशन, इसके नीचे का स्टेबल कंडीशन। तो चलिए अब इसमें से कोई पूछे तो आप इजीली आप बता सकते हो। ये हो गया माइनर प्रिंसिपल प्लेन, वाई हो गया मेजर प्रिंसिपल प्लेन, डब्ल्यू हो गया फेलियर प्लेन। तो ये फेलियर प्लेन है, वाई फेलियर प्लेन है, सॉरी डब्ल्यू फेलियर प्लेन है, वाई आपका मेजर है, एक्स माइनर है, और जेड क्या है,
फेलियर इनवेलप है, सभी का मैंने वैल्यू बता दिया, फेलियर ये इनवेलप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ इन किलो पास्कल इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन अ प्लेन विद इन अ सैचुरेटेड सॉइल मास एट अ गिवन पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस आपको गिवन है, पर वाटर प्रेशर भी गिवन है, इफेक्टिव कोहेजन गिवन है, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है। तो क्या बोला है, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह सिग्मा डैश लेना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिग्मा डैश मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस। कोहेजन की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 प्लस 295 यहाँ पे टोटल स्ट्रेस गिवन है, माइनस पोर वाटर प्रेशर तो 120, 295 प्लस 120 इंटू 1045, तो 1045 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये माइनस करके इसमें 12 ऐड करेंगे तो फाइनली आपको 187 मिलेगा। ये सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर अ रिटेनिंग वॉल द बेसमेंट वॉल इज जनरली डिजाइंड एज एट रेस्ट, क्योंकि रिटेनिंग वॉल में कोई भी, हाँ इसमें बेसमेंट वॉल की बात कर रहे हैं, बेसमेंट वॉल की। अगर आप स्टीम की बात करेंगे तो वो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए डिजाइन होता है। जो स्टीम है, जो ये स्टीम है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, टो है वो पैसिव के लिए, और ये जो ये हिल है और ये टो है। तो बेसमेंट वॉल जो हमेशा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, द टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर आफ्टर अ डेवलपमेंट ऑफ टेंशन क्रैक। तो देखिए जब क्लेली सॉइल है, जो टेंशन क्रैक होगा दैट मीन्स इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। तो जो टॉप की वैल्यू होती है वो 2c इंटू अंडर रूट के होता है, इसकी वैल्यू है 2c इंटू अंडर रूट के। और बॉटम में जिस डेप्थ में चाहिए इसकी वैल्यू होती है के इंटू गामा एच, जो कि सिंपल कंडीशन में होता है जब कोहेजन लेस सॉइल है। तो कोहेसिव सॉइल के केस में माइनस हो जाता है, कितना, 2c इंटू अंडर रूट के, जो ऊपर की वैल्यू है। इस एरिया में नेगेटिव टेंशन होता है, इट मीन सॉइल आर इन टेंशन, एंड इन दिस रीजन सॉइल आर इन कंप्रेशन। तो अब क्या पूछा है, टोटल कितना होगा, टोटल के लिए क्या करना है, सिंपली एरिया फाइंड कर लेना है। तो दिस इज द फॉर्मूला। और ये कितने पे एक्ट करता है, मतलब इन सभी का एरिया और फिर उसका सीजी फाइंड करना है। तो इसका सीजी कितने पे एक्ट करता है, एच माइनस ये जो डेप्थ है, ये मान लेते हैं जेड डेप्थ है यहाँ से, तो एच इसकी टोटल डेप्थ है, तो एच माइनस जेड डिवाइड बाई 3 पे एक्ट करेगा, और टोटल क्या होगा इसका, इन दोनों सभी का एरिया। तो इसी के लिए यहाँ पे ये बनाया गया। ये क्या है, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, और इसका आप एरिया फाइंड करेंगे तो आप जैसे भी फाइंड करो आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बन के आता है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो यही आएगा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया फाइंड किया सबका। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।